एक अनसुलझा रहस्य, जोडियाक किलर कौन था? सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म की दुनिया का कोई चेहरा नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इतिहास के सबसे रहस्यमयी और शातिर अपराधी की। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। वो खुद को जोडियाक कहता था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिस पर से 50 साल बाद भी पर्दा नहीं उठ सका है। कौन था वो? कहां से आया था? और क्यों उसने बेगुनाह लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाया? ये वो सवाल हैं जो आज भी कैलिफोर्निया की हवाओं में गूंज रहे हैं और जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जोडियाक किलर सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो पुलिस और समाज के साथ एक खूनी खेल खेल रहा था। वो कत्ल करता और फिर शान से अखबारों और पुलिस को खत लिखकर उसकी जानकारी देता। वो अपनी पहचान छुपाने में माहिर था, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को कराना चाहता था। उसके खतों में सिर्फ जुर्म का कबूलनामा नहीं, बल्कि कुछ ऐसी पहेलियां और कोड होते थे जिन्हें सुलझाने का दावा उसने किया था कि उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। लेकिन आज तक कोई भी उन पहेलियों को पूरी तरह से हल नहीं कर पाया है। यह कहानी है 60 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया की, जब प्यार और शांति के नारे गूंज रहे थे, लेकिन उन्हीं गलियों में एक अनजान साया मौत बांट रहा था। जोडियाक ने अपने खूनी खेल की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पुलिस को चुनौती दी, मीडिया को अपनी कठपुतली बनाया और आम लोगों के दिलों में ऐसा डर भर दिया जो आज तक कायम है। उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। वो इतिहास के पन्नों में एक सवाल बनकर रह गया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। इस कहानी में हम जोडियाक के उस खौफनाक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उसने अपने जुर्मों को अंजाम दिया, कैसे उसने पुलिस को सालों तक छकाया और कैसे वो आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस डर की कहानी है जो तब पैदा होता है जब कानून के हाथ एक नकाबपोश कातिल तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं। हर खत, हर कोड और हर कत्ल के साथ उसका रहस्य और भी गहरा होता चला गया। 60 का दशक, जब डर ने दी दस्तक। ये बात है 1960 के दशक के आखिरी सालों की। अमेरिका एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ हिप्पी संस्कृति, संगीत और अमन के पैगाम थे, तो दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध का तनाव और सामाजिक उथल-पुथल भी थी। कैलिफोर्निया इस बदलाव का केंद्र था। सैन फ्रांसिस्को शहर समर ऑफ लव जैसे आंदोलनों का गवाह बन रहा था, जहां युवा पीढ़ी एक नई और आजाद दुनिया के सपने देख रही थी। माहौल में एक अजीब सी बेफिक्री थी, एक खुलापन था, लेकिन इसी बेफिक्री के बीच एक अनजान खतरे ने दस्तक दी, जिसने इस पूरे माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दौर में तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी। डीएनए टेस्टिंग जैसी चीजें या तो थी ही नहीं या फिर शुरुआती दौर में थी। पुलिस की जांच का तरीका भी काफी हद तक पारंपरिक था, गवाहों के बयान, मौके पर मिले सबूत और मुखबिरों की सूचना पर आधारित। मोबाइल फोन और इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में एक शातिर अपराधी के लिए अपनी पहचान छुपाना और भीड़ में गुम हो जाना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। जोडियाक किलर ने इसी माहौल का, इसी सादगी का फायदा उठाया और अपने खूनी खेल को अंजाम देना शुरू किया। जोडियाक ने उन जगहों को अपना निशाना बनाया जहां लोग खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते थे। सुनसान सड़कें, प्रेमी जोड़ों के ठिकाने, शांत झील के किनारे, ये वो जगहें थीं जहां लोग शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के बिताने आते थे। लेकिन जोडियाक ने इन शांत जगहों को डर और दहशत का दूसरा नाम दे दिया। उसका मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, बल्कि समाज के भरोसे और सुकून की भावना पर हमला करना था। वो यह दिखाना चाहता था कि कोई भी, कहीं भी, किसी भी वक्त सुरक्षित नहीं है। उस समय के लोग आज की तरह हर पल खबरों से जुड़े नहीं रहते थे। खबरें अखबारों और रेडियो के जरिए धीरे धीरे फैलती थीं। जब जोडियाक के खत अखबारों में छपने लगे तो यह एक सनसनी बन गई। हर सुबह लोग अखबार उठाते थे, यह देखने के लिए कि क्या जोडियाक ने कोई नया खत भेजा है, कोई नई पहेली दी है।
उसने मीडिया को अपना हथियार बना लिया था। वो जानता था कि अखबारों के जरिए उसका खौफ हर घर तक पहुंचेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक अनजान कातिल देखते ही देखते पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया। जुर्म की दास्तां, जोडियाक के खूनी खेल। जोडियाक के खूनी खेल की आधिकारिक शुरुआत दिसंबर 1968 में हुई। क्रिसमस से कुछ दिन पहले लेक हरमन रोड पर एक कार में दो किशोर, डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन, मृत पाए गए। उन्हें गोली मारी गई थी। शुरुआत में पुलिस को यह एक आम अपराध लगा, शायद लूटपाट या किसी निजी दुश्मनी का नतीजा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उस सिलसिले की पहली कड़ी है जो आने वाले कई सालों तक कैलिफोर्निया को दहलाने वाला था। यह जोडियाक का पहला हमला था, खामोश और क्रूर। उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, बस दो जिंदगियां खत्म कर दी और अंधेरे में गायब हो गया। अगला हमला लगभग 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को हुआ। वेलिजो शहर के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में डार्लिन फेरिन और माइकल मैगो एक कार में बैठे थे जब एक अनजान शख्स टॉर्च लेकर उनकी कार के पास आया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। डार्लिन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन माइकल चमत्कारिक रूप से बच गया। इस हमले के लगभग 1 घंटे बाद एक अनजान शख्स ने वेलिजो पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया। उसने पिछले साल हुए कत्ल और इस हमले दोनों की जिम्मेदारी ली। ये पहली बार था जब कातिल ने खुद सामने आकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। तीसरा हमला सबसे ज्यादा भयानक और नाटकीय था। सितंबर 1969 में लेक बेरिएसा के शांत किनारे पर ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड नाम के 2 कॉलेज छात्र पिकनिक मना रहे थे। तभी एक नकाबपोश शख्स उनके पास आया, जिसके सीने पर जोडियाक का क्रॉस सर्कल प्रतीक बना हुआ था। उसने खुद को जेल से भागा हुआ एक कैदी बताया और उनसे पैसे और गाड़ी की चाबियां मांगी। फिर उसने उन दोनों को रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से चाकू से उन पर कई वार किए। इसके बाद वह उनकी कार के दरवाजे पर जोडियाक का प्रतीक और हमलों की तारीखें लिखकर चला गया। सिसिलिया ने 2 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन ब्रायन फिर से चमत्कारिक रूप से बच गया। जोडियाक का आखिरी माना जाने वाला कत्ल अक्टूबर 1969 में हुआ, जब उसने सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बार कुछ चश्मदीदों ने कातिल को भागते हुए देखा था। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से कातिल उनके हाथ से निकल गया। इस कत्ल के बाद जोडियाक ने पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा सबूत के तौर पर एक अखबार को भेजा। यह उसका सबसे दुस्साहसी कदम था, जो यह साबित करता था कि वो पुलिस से कितना आगे था। इसके बाद उसने और भी हत्याओं के दावे किए, लेकिन पॉल स्टाइन का कत्ल उसका आखिरी सत्यापित जुर्म माना जाता है। अखबारों को भेजी गई पहेलियां और खत। जोडियाक किलर को जो चीज दूसरे अपराधियों से अलग करती है, वो था उसका मीडिया के साथ खेला गया खेल। वो सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक लेखक भी था, जो अपनी कहानियां खुद लिखता था और अखबारों के जरिए पूरी दुनिया को सुनाता था। जुलाई 1969 में अपने दूसरे हमले के बाद उसने सैन फ्रांसिस्को के 3 बड़े अखबारों को लगभग एक जैसे खत भेजे। इन खतों में उसने अपने पहले 2 हमलों की ऐसी जानकारी दी जो सिर्फ पुलिस या कातिल को ही पता हो सकती थी। उसने यह साबित कर दिया कि फोन करने वाला और खत लिखने वाला शख्स वही है। इन खतों के साथ उसने एक अजीब सी पहेली भी भेजी, जो 408 चिन्हों से बनी थी। यह एक सिफर या कोड था। जोडियाक ने अखबारों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके खत और इस पहेली को अपने अखबार के पहले पन्ने पर नहीं छापा, तो वो और भी लोगों को मारेगा। अखबारों ने उसकी बात मान ली। पूरा शहर, पूरी पुलिस फोर्स इस पहेली को सुलझाने में लग गई। कुछ ही हफ्तों में एक स्कूल टीचर और उसकी पत्नी ने इस कोड को तोड़ दिया। उस पहेली का संदेश बेहद डरावना था। उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जोडियाक ने खतों और पहेलियों की झड़ी लगा दी। वो खुद को जोडियाक कहने लगा और हर खत के अंत में एक क्रॉस सर्कल का निशान बना था, जो उसकी पहचान बन गया। उसने एक और मुश्किल पहेली भेजी जिसमें 340 चिन्ह थे। उसने दावा किया कि इस पहेली में उसका असली नाम छुपा है।
दुनिया भर के विशेषज्ञ और जासूस इस पहेली को सुलझाने में जुट गए, लेकिन यह दशकों तक एक रहस्य बनी रही। आखिरकार 51 साल बाद 2020 में कुछ प्राइवेट जासूसों ने इस कोड को तोड़ने का दावा किया, लेकिन उसमें भी कातिल का नाम नहीं था, बल्कि एक और डरावना संदेश था। उसके खत सिर्फ पहेलियों तक सीमित नहीं थे, वो उनमें पुलिस का मजाक उड़ाता, उन्हें नाकाबिल कहता और अपने अगले हमलों की धमकियां देता। एक खत में उसने एक स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। स्कूल बसों के साथ पुलिस की गाड़ियां चलने लगी और माता पिता अपने बच्चों को लेकर खौफ में जीने लगे। उसने पॉल स्टाइन के कत्ल के बाद उसकी खून से सनी शर्ट का टुकड़ा भेजकर यह साबित कर दिया कि वो कितना निर्दयी और शातिर है। इन खतों के जरिए जोडियाक ने बिना कोई और कत्ल किए ही पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जोडियाक किलर का मामला कई अलग अलग पुलिस विभागों के अधिकार क्षेत्र में फैला हुआ था, जिससे जांच में तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती बन गया। वेलिजो, नापा और सैन फ्रांसिस्को, हर जगह की पुलिस अपने अपने स्तर पर जांच कर रही थी। उस समय आज की तरह केंद्रीकृत डेटाबेस या त्वरित सूचना साझा करने की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सुराग एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में देर हो जाती थी या कभी-कभी पहुंच ही नहीं पाती थी। जोडियाक इस बिखरी हुई जांच का पूरा फायदा उठा रहा था और एक के बाद एक जुर्म करके आसानी से गायब हो जाता था। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों सुरागों पर काम किया, लेकिन जोडियाक हमेशा उनसे एक कदम आगे रहा। चश्मदीदों के बयान भी बहुत मददगार साबित नहीं हुए। किसी ने उसे एक भारी भरकम आदमी बताया, तो किसी ने औसत कदकाठी का। उसके चेहरे को किसी ने भी साफ तौर पर नहीं देखा था, क्योंकि वो या तो अंधेरे का फायदा उठाता था या फिर नकाब पहनकर हमला करता था। पॉल स्टाइन के कत्ल के बाद पुलिस के हाथ एक स्केच लगा था जो किशोरों के बयानों पर आधारित था, लेकिन वह स्केच भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा सका। इस पूरे मामले में जो सबसे प्रमुख संदिग्ध उभर कर सामने आया, उसका नाम था आर्थर ले एलन। एलन एक स्कूल टीचर था, जिसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके एक दोस्त ने पुलिस को बताया था कि एलन ने जोडियाक किलर होने की इच्छा जताई थी। पुलिस ने एलन से कई बार पूछताछ की, उसके घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसके हाथ के लिखे नमूने और फिंगरप्रिंट्स जोडियाक के सबूतों से मेल नहीं खाते थे। हालांकि कई परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसकी तरफ इशारा करते थे, लेकिन बिना ठोस सबूत के पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। 1992 में दिल का दौरा पड़ने से एलन की मौत हो गई और अपने साथ वो इस सवाल का जवाब भी ले गया। एलन के अलावा भी कई और लोगों पर शक की सुई घूमी। कुछ सिद्धांतकारों ने दूसरे सीरियल किलर्स से भी जोडियाक के तार जोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना था कि जोडियाक शायद कोई पुलिस वाला या सेना का आदमी था, जिसे जांच को गुमराह करने के तरीकों की अच्छी जानकारी थी। हर नई थ्योरी और हर नए संदिग्ध के साथ यह मामला और भी उलझता गया। दशकों की जांच, हजारों फाइलों और अनगिनत घंटों की मेहनत के बावजूद पुलिस कभी भी उस एक शख्स तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बारे में वो यकीन से कह सके कि यही जोडियाक है। जोडियाक किलर का खौफ सिर्फ अपराध स्थल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अखबारों और टीवी के जरिए उत्तरी कैलिफोर्निया के हर घर में दाखिल हो गया। लोग डर में जीने लगे। जो सुनसान जगहें पहले सुकून और रोमांस का प्रतीक थीं, वे अब खतरे का अड्डा बन चुकी थीं। प्रेमी जोड़ों ने पार्कों और लेकसाइड पर जाना बंद कर दिया। रात में अकेले गाड़ी चलाना, खासकर सुनसान इलाकों में, एक भयानक सपने जैसा लगने लगा। जोडियाक ने लोगों की आजादी और उनके भरोसे पर सीधा हमला किया था। उसका नाम ही दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। जब जोडियाक ने स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी, तो यह डर अपने चरम पर पहुंच गया। माता पिता खौफजदा थे। हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनके मन में एक अनजाना डर होता था। कई स्कूलों ने सुरक्षा बढ़ा दी और स्कूल बसों के काफिले के साथ पुलिस की गाड़ियां चलने लगी। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। एक अकेले अनजान कातिल ने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। जोडियाक ने शारीरिक रूप से कुछ ही लोगों को मारा था, लेकिन मानसिक रूप से उसने लाखों लोगों को अपना बंधक बना लिया था।
मीडिया ने इस डर को फैलाने में अनजाने में ही सही एक बड़ी भूमिका निभाई। जोडियाक चाहता था कि उसे शोहरत मिले और मीडिया ने उसे वो शोहरत दी। हर खत, हर पहेली अखबारों की सुर्खियां बनती थी। टीवी पर विशेषज्ञ बैठकर उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण करते थे। जोडियाक एक अपराधी से ज्यादा एक सेलिब्रिटी बन गया था, एक डरावना सेलिब्रिटी। लोग उसके अगले कदम का इंतजार करते थे, जैसे किसी रोमांचक फिल्म के अगले सीन का करते हैं। इस सनसनी ने समाज में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया, जहां डर और मनोरंजन के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गहरा असर डाला। ये पहली बार था जब एक सीरियल किलर इतने व्यवस्थित तरीके से मीडिया और पुलिस के साथ खेल रहा था। इस केस ने विभिन्न पुलिस विभागों के बीच बेहतर तालमेल और सूचना साझा करने की जरूरत को उजागर किया। इसने फोरेंसिक विज्ञान और प्रोफाइलिंग जैसी तकनीकों के महत्व को भी सामने लाया। जोडियाक तो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भविष्य में इस तरह के शातिर अपराधियों से निपटने के लिए खुद को बेहतर बनाने पर मजबूर कर दिया। उसका खौफ एक सबक बन गया, एक महंगा और दर्दनाक सबक। जैसे जैसे जोडियाक का रहस्य गहराता गया, वैसे वैसे वो लोकप्रिय संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनता गया। उसका नकाबपोश चेहरा, उसका रहस्यमयी प्रतीक और उसकी अनसुलझी पहेलियां, ये सब लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक विषय बन गए। जोडियाक पर पहली बड़ी किताब रॉबर्ट ग्रेसमिथ ने लिखी, जो उस समय सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार में एक कार्टूनिस्ट थे। ग्रेसमिथ इस मामले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इसकी जांच शुरू कर दी। उनकी किताब जोडियाक ने इस केस को विस्तार से दुनिया के सामने रखा और आर्थर ले एलन को मुख्य संदिग्ध के रूप में स्थापित किया। ग्रेसमिथ की किताब ने इस मामले को एक नई जिंदगी दी और इसे लोगों की यादों में ताजा रखा। इसके बाद इस केस पर अनगिनत किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शो बने। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की अपनी थ्योरी पेश करना चाहता था। जोडियाक एक अपराधी से ज्यादा एक मिथक बन गया, एक शहरी किंवदंती जिसका सच शायद हमेशा के लिए खो चुका था। उसकी कहानी में वो सब कुछ था जो एक थ्रिलर को सफल बनाता है, रहस्य, डर, एक चालाक विलन और एक नाकाम हीरो यानी पुलिस। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे लोग बार बार सुनना और देखना चाहते थे। 2007 में निर्देशक डेविड फिंचर ने रॉबर्ट ग्रेसमिथ की किताब पर आधारित फिल्म जोडियाक बनाई। इस फिल्म ने इस केस को एक नई पीढ़ी से परिचित कराया। फिल्म ने बहुत ही बारीकी से पूरी जांच प्रक्रिया, पत्रकारों की भूमिका और उस दौर के खौफ को पर्दे पर उतारा। इसने दिखाया कि कैसे यह अनसुलझा मामला इसमें शामिल लोगों की जिंदगी पर एक जुनून की तरह हावी हो गया था। फिल्म की सफलता ने जोडियाक किलर को एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया और इंटरनेट पर शौकिया जासूसों की एक नई फौज पैदा कर दी, जो आज भी इस केस की गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं। जोडियाक का प्रभाव सिर्फ किताबों और फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा। उसका प्रतीक यानी क्रॉस सर्कल पॉप कल्चर में एक जाना पहचाना चिन्ह बन गया है, जिसे टी शर्ट्स से लेकर वीडियो गेम्स तक में इस्तेमाल किया जाता है। कई संगीत बैंड्स ने उसके नाम या उसके केस से प्रेरित होकर गाने लिखे हैं। यह एक अजीब विडंबना है कि एक क्रूर हत्यारा जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी, आज मनोरंजन की दुनिया का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। उसकी असली पहचान भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उसका बनाया हुआ किरदार अमर हो चुका है। 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जोडियाक किलर का नाम आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कहानी अधूरी है। हर कहानी का एक अंत होता है, जहां या तो नायक जीतता है या खलनायक। लेकिन जोडियाक की कहानी में खलनायक बस अंधेरे में गायब हो गया। वो कभी पकड़ा नहीं गया, उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई। यह अधूरापन, यह अनसुलझा रहस्य ही लोगों की कल्पना को उड़ान देता है। लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन था, कैसा दिखता था और क्या वो आज भी हमारे बीच कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा है। जोडियाक सिर्फ एक आम सीरियल किलर नहीं था, उसने अपने अपराधों को एक बौद्धिक खेल में बदल दिया था। उसके कोड, उसकी पहेलियां और अखबारों को लिखे गए उसके ताने भरे खत उसे बाकी अपराधियों से अलग करते हैं। वह सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग पर भी हमला कर रहा था।
उसने पुलिस और समाज को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। यह चुनौती आज भी कायम है। इंटरनेट के इस दौर में शौकिया जासूस और विशेषज्ञ आज भी उसके कोड्स को तोड़ने और उसकी लिखावट का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई नया सुराग मिल जाए। तकनीक की तरक्की ने भी इस केस में लोगों की दिलचस्पी को बनाए रखा है। डीएनए टेस्टिंग जैसी नई तकनीकों के आने से समय समय पर यह उम्मीद जगती है कि शायद अब जोडियाक की पहचान हो जाएगी। 2021 में एट केस ब्रेकर्स नामक एक टीम ने, जिसमें 40 पूर्व जांचकर्ता शामिल थे, दावा किया कि उन्होंने जोडियाक की पहचान कर ली है और वो गैरी फ्रांसिस पोस्ट नामक एक व्यक्ति था जिसकी 2018 में मौत हो गई। हालांकि एफबीआई ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इस तरह की खबरें इस केस को हमेशा सुर्खियों में रखती हैं और लोगों की उत्सुकता को जीवित रखती हैं। अंततः जोडियाक का आकर्षण उस सबसे बड़े डर में छिपा है, अज्ञात का डर। वो एक चेहरा विहीन दुश्मन था। वो कोई भी हो सकता था, आपका पड़ोसी, दूध वाला या सड़क पर चलता कोई आम आदमी। ये विचार ही अपने आप में बहुत डरावना है। जोडियाक इस बात का प्रतीक है कि समाज के नियमों और कानूनों के बावजूद कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो पकड़ में नहीं आती। वो एक भूत की तरह है, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी और हर बार सुनने वालों के मन में वही एक सवाल छोड़ेगी, आखिर कौन था जोडियाक? जोडियाक किलर की कहानी एक ऐसे बिंदु पर आकर खत्म होती है जहां कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल है। क्या वो वाकई आर्थर ले एलन था, जैसा कि कई लोग मानते हैं, या फिर वो गैरी पोस्ट था, जैसा कि हालिया सिद्धांतों में दावा किया गया है? या शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम कभी किसी फाइल में आया ही नहीं? क्या उसने सिर्फ 5 कत्ल किए थे, या उसकी पीड़ितों की संख्या कहीं ज्यादा थी, जैसा कि उसने खुद दावा किया था? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं और शायद हमेशा तैरते रहेंगे। जोडियाक अपने पीछे सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि एक अंतहीन रहस्य छोड़ गया है। पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए यह मामला एक पेशेवर नाकामी की तरह है, एक ऐसा घाव जो कभी भरा नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो एक नकाबपोश कातिल को सलाखों के पीछे लाने में कामयाब नहीं हो सके। जोडियाक ने न सिर्फ कानून को तोड़ा, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। उसने यह साबित कर दिया कि सबसे उन्नत सिस्टम भी एक चालाक दिमाग के आगे बेबस हो सकता है। यह केस आज भी पुलिस अकादमियों में पढ़ाया जाता है, एक उदाहरण के तौर पर कि कैसे एक अपराधी जांच को गुमराह कर सकता है और कैसे विभागों के बीच तालमेल की कमी एक पूरे केस को बर्बाद कर सकती है। पीड़ितों के परिवारों के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाला दर्द है। उनके अपने तो चले गए, लेकिन उन्हें कभी यह जानने का सुकून नहीं मिला कि उनके प्रियजनों का कातिल कौन था और उसे उसके किए की सजा मिली या नहीं। हर बार जब यह केस मीडिया में आता है तो उनके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। जोडियाक की अनसुलझी पहेली उनके लिए न्याय की एक अधूरी तलाश है, एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुर्म का असर सिर्फ पीड़ित पर नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। आखिर में जोडियाक किलर की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि इंसान के अंदर छिपी बुराई कितनी गहरी और कितनी रहस्यमयी हो सकती है। वो एक प्रतीक बन गया है इस बात का कि हर पहेली का हल नहीं होता और हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जो हमेशा खौफ, रहस्य और एक अनसुलझी चुनौती का पर्याय बना रहेगा। जब तक उसकी पहचान एक रहस्य है, तब तक जोडियाक किलर की किंवदंती जीवित रहेगी और हमें यह याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी अंधेरा जीत जाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें।